हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसके पहले इसी चैप्टर का, क्योंकि ये क्लास 10th का चैप्टर 1 का ही क्या है, दूसरा पार्ट है। इसके पहले मतलब पहले पार्ट को मतलब इसके पिछले वाले वीडियो में क्या किया गया है, शुरू मतलब जारी कर दिया गया है। और उसी में का ये पार्ट 2 है, केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का, क्लास 10th का। जो बच्चे इस साल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनसे कृपया निवेदन है कि सारे के सारे क्वेश्चन को याद करके जाएँ, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है? पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है? ठीक है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन का तो संयोग हो रहा है, लेकिन हमें क्या देखना है, ऑक्सीजन का संयोग होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर तो दिख रहा है, इसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन अवकरण अभिक्रिया का उदाहरण है? तो अवकरण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का क्या होता है, निष्कासन होता है। तो पहला रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? जब ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया एक साथ हो, जैसे एक ही रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग हो और ऑक्सीजन का क्या हो, निष्कासन हो, या ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का निष्कासन हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन, हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण का क्या महत्व है? ठीक है, तो भोजन के पचने में, संक्षारण में, भोजन के दुर्गंधित होने में, दहन की क्रिया में, इन सभी में। तो ये सभी के सभी ऐसे उदाहरण हैं जिन सभी में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों का प्रभाव क्या होता है, दिखता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन, दहन में जो पदार्थ जलता है उसे क्या कहा जाता है? तो वैसा मतलब जो पदार्थ दहन में जलता है उसको हम क्या कहेंगे, ज्वलनशील पदार्थ या दहनशील पदार्थ। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो पदार्थ नहीं जलता है वह कहलाता है, तो जो पदार्थ दहन की क्रिया में नहीं जलता उसको हम कहेंगे अज्वलनशील या अदहनशील, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक होता है, मतलब वैसा पदार्थ जो जलने की क्रिया में क्या करता है, सहायक होता है। जैसे मान के चलिए आग जल रहा है, उसमें आप पेट्रोलियम डाले, आग और ज्यादा क्या हो गया, मतलब और तेजी से जलने लगा। तो वैसा पदार्थ जो मतलब दहन की क्रिया में सहायक होता है, दहन को और ज्यादा आगे बढ़ाता है, उसको हम क्या कहेंगे, दहन का पोषक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दहनशील के लिए आवश्यक शर्तें हैं। तो जब भी आपको कोई पदार्थ जलाना हो तो आपके पास कम से कम 3 चीजों का होना क्या है, जरूरी है। दहनशील पदार्थ का होना, मतलब जिस पदार्थ को आप जला रहे हैं सबसे पहले उसका होना जरूरी है। फिर है ज्वलन ताप का होना, कम से कम उतना टेम्परेचर होना चाहिए जितना पर वह वस्तु है जलना शुरू कर दे। ठीक है, तो दहनशील पदार्थ का होना जरूरी है। उसके लिए मतलब जिस ताप पर वह जले वह ज्वलन ताप होना जरूरी है। और दहन के लिए पोषक, जैसे मान के चलिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम दहन की क्रिया संपन्न नहीं करा सकते हैं, यानी कि दहन के पोषक पदार्थों का होना भी क्या है, जरूरी है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मोमबत्ती एक पदार्थ है, तो मोमबत्ती दोस्तों जलता है, तो जलने वाले पदार्थ को हम क्या कहेंगे, दहनशील पदार्थ। दहनशील या इसी का नाम क्या है, ज्वलनशील पदार्थ। मोमबत्ती की ज्वाला के कितने भाग होते हैं? तो देखिए, मोमबत्ती की ज्वाला के 3 भाग होते हैं। ठीक है, सबसे पहला वाला भाग होता है केंद्रीय मंडल। कौन सा भाग, केंद्रीय मंडल। दूसरा होता है प्रकाशमान मंडल। दूसरा प्रकाशमान मंडल। सबसे बाहर वाला होता है वो होता है प्रकाशहीन मंडल। प्रकाशहीन मंडल। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, उसका आंसर है मोमबत्ती की ज्वाला के कितने भाग होते हैं? मोमबत्ती की ज्वाला के 1, 2 और 3 भाग होते हैं, यानी कि हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
निम्न में कौन मोमबत्ती के ज्वाला का भाग है? तो केंद्रीय मंडल मोमबत्ती के ज्वाला का भाग है, प्रकाशमान मंडल में मोमबत्ती के ज्वाला का भाग है, फिर है प्रकाशहीन मंडल मोमबत्ती के ज्वाला का भाग है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें सभी। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंडल का रंग होता है, तो ये वाला होता है केंद्रीय मंडल, जो किस रंग का होता है? नीले रंग का होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय मंडल का रंग होता है नीला। अगला क्वेश्चन है, मोमबत्ती के किस भाग में दहन की क्रिया नहीं होती है? तो मोमबत्ती के यह केंद्रीय मंडल ही होता है जिसमें दहन की क्रिया नहीं होती है। मतलब इस भाग में आप माचिस की तीली लेकर जाइए या दियासलाई की तीली लेकर जाइएगा तो वह तुरंत नहीं जलेगा, मतलब कुछ ना कुछ देरी के बाद क्या होगा? जलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं कि मोमबत्ती के ज्वाला में जो केंद्रीय मंडल होता है उसमें दहन की क्रिया नहीं होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, मोमबत्ती के किस भाग को अदहन का क्षेत्र कहा जाता है? मतलब जिस क्षेत्र में दहन की क्रिया नहीं होती है उसको हम क्या कहेंगे? मोमबत्ती के ज्वाला का अदहन का क्षेत्र। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका केंद्रीय मंडल, क्योंकि केंद्रीय मंडल में दहन की क्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमबत्ती के किस भाग में माचिस की तिल्ली नहीं जलती है? तो मोमबत्ती के भाग में जो केंद्रीय मंडल होता है जिसका रंग कैसा होता है? नीला होता है, उसमें माचिस की तिल्ली ले जाने पर माचिस की तिल्ली नहीं जलती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मोमबत्ती के ज्वाला का कौन सा भाग सबसे बड़ा होता है? तो मोमबत्ती के ज्वाला का आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा भाग जो होता है वह प्रकाशमान मंडल होता है, क्योंकि वो बहुत ही क्या होता है? बहुत ही बड़ा होता है, यहाँ से यहाँ तक ये सब का सब क्या है? प्रकाशमान मंडल है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, मोमबत्ती के ज्वाला का कौन सा भाग बड़ा होता है? तो प्रकाशमान मंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रकाशमान मंडल का रंग होता है, तो प्रकाशमान मंडल का रंग जो होता है वो क्या होता है? पीला होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मोमबत्ती के ज्वाला के किस भाग में कार्बन के सूक्ष्म कण उपस्थित रहते हैं? तो मोमबत्ती के ज्वाला का जो प्रकाशमान मंडल होता है उसमें कार्बन के सूक्ष्म कण यानी कि कार्बन के छोटे छोटे कण जो होते हैं क्या होते हैं? उपस्थित रहते हैं, वही क्या होते हैं? जल रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन, मोमबत्ती के किस भाग में वाष्प का अपूर्ण दहन होता है? तो मोमबत्ती के किस भाग में वाष्प का अपूर्ण दहन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाशमान मंडल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमबत्ती के किस भाग में दहन की क्रिया नहीं होती है? तो मोमबत्ती के केंद्रीय मंडल में दहन की क्रिया नहीं होती है। यह क्वेश्चन प्रीवियस मतलब इसके पहले वाला ही है, 2 बार रिपीट हुआ है ये। अगला क्वेश्चन, प्रकाशहीन मंडल का रंग होता है, मतलब सबसे बाहरी वाला जो भाग होता है मोमबत्ती का उसका रंग कैसा होता है? ठीक है, तो उसका रंग दोस्तों जो होता है वह होता है काला। ठीक है, आप देख सकते हैं, मतलब आप प्रैक्टिकल भी इसको करके देख सकते हैं। इधर वाला जो भाग होता है, जो जैसे हाथ आप रखते हैं तो हाथ आपका धीरे 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 क्या हो जाता है? मोमबत्ती के ऊपर रखेंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? काला। तो सबसे बाहरी वाला जो भाग होता है मोमबत्ती का वह क्या होता है? काला होता है। ठीक है, तो प्रकाशहीन मंडल जो होता है, जो सबसे बाहरी वाला भाग होता है किसका? मोमबत्ती का, तो इसका रंग कैसा होता है? काला होता है, यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, प्रकाशहीन मंडल में मोम के वाष्प का होता है, तो प्रकाशहीन मंडल में मोमबत्ती के वाष्प का जो होता है वो पूर्ण रूप से दहन होता है, क्योंकि यहीं से मोमबत्ती का जो भाग होता है वो वाष्प बन के क्या होता है? जल के ऊपर उठ रहा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम गैस मिश्रण है, पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन भी पाया जाता है, प्रोपेन भी पाया जाता है और एथेन भी पाया जाता है, यानी कि इन तीनों का मिश्रण होता है कौन चीज? पेट्रोलियम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव क्या है? जब भी इस क्वेश्चन में मुख्य शब्द लगाए, मुख्य का मतलब जो सबसे मेन है, प्रधान है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसका आप सूत्र भी याद रखिएगा, क्योंकि कई कई बार आपसे मतलब पूछा जा सकता है कि ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? तो C4H10। अगला क्वेश्चन है कि कौन गैस की रिसाव को पता लगाने के लिए, गैस की रिसाव को पता लगाने के लिए उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को
आप कमेंट करके बताइएगा। चूँकि यह 10th क्लास में आपके सर लोग पढ़ाए होंगे या आप कहीं न कहीं मतलब इस साल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। फिर भी हम थोड़ा-सा हिंट्स देते हैं। C3H7SH, C4H9SH। इसका राइट आंसर लिखिएगा ऑप्शन नंबर ए में। इसमें से ना तो ये है और ना ही ये है और ना ही ये है इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर ए में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन है, इस वीडियो में मात्र इतना ही क्वेश्चन है। इस तरीके से आपका यह चैप्टर हुआ समाप्त। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।